हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं इस कोरोना काल में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है वो काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है और लोग इसकी काफ़ी बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट बंगाल में तो इसने काफ़ी धमाल मचा रखा है। नरादा ब्राइबरी केस, जी हाँ, आपने सही सुना। नरादा ब्राइबरी केस ही वो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे और हम आपको पूरी तरीके से अवगत कराएंगे कि इस केस में क्या हुआ है और कौन कौन से लोग इसमें दोषी पाए जा सकते हैं। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि ये नरादा ब्राइबरी केस है क्या। तो इस कहानी की शुरुआत 2014 में होती है, जब एक मैथ्यू सैमुअल नाम का आदमी, जो कि तहलका मैगजीन में चीफ एडिटर के तौर पे काम करता था, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। जी हाँ दोस्तों, उसने बंगाल में एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। उस स्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए इम्पेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन के नाम से उसने एक बोगस कंपनी बनाई और वो जगह जगह पे जाकर सारे नेताओं से मिलने लगा। वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं से मिलने लगा और उन्हें पैसे ऑफर करने लगा। वो पैसे क्यों ऑफर किए जा रहे थे? वो पैसे इसलिए ऑफर किए जा रहे थे ताकि इम्पैक्ट कंसल्टेंसी सॉल्यूशन को कुछ अनऑफिशियल मदद दी जा सके। सैमुअल ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने सारी गतिविधियों को, जो उसने सारे नेताओं के साथ किया था, उसे रिकॉर्ड किया और हर चीज को रिकॉर्ड करने के बाद उसने अपने एक वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। ये माना जाता है कि पहले शुरुआत में इस स्टिंग ऑपरेशन को तहलका मैगजीन फंड कर रही थी और इसकी लागत करीब करीब 80 लाख की बताई जाती है। 2014 में 80 लाख का बजट लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था, जिसे शुरुआती दौर में तहलका प्लान कर रही थी। पर जब शायद इसकी पब्लिकेशन की बात आई तो तहलका ने इससे अपना हाथ खींच लिया और मजबूरन सैमुअल को नरादा न्यूज वेबसाइट बनानी पड़ी और पूरे की पूरी स्टिंग की फुटेज थी, जो 52 घंटे की फुटेज थी, उसको उसने अपने इसी न्यूज वेबसाइट पे डाला। इसीलिए इस केस का नाम नरादा ब्राइबरी केस पड़ा। नरादा न्यूज वेबसाइट शायद बनाई ही इसी वजह से गई थी कि तहलका ने उस वक्त इस चीज को पब्लिश करने से मना कर दिया था और अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें कई टीएमसी और बीजेपी के लीडर्स के नाम आए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस पूरे के पूरे स्टिंग ऑपरेशन की टाइमिंग बड़ी ही अजीब है। ये स्टिंग ऑपरेशन रिलीज तब की गई थी जब 2016 में बंगाल इलेक्शंस होने वाले थे। उसके कुछ महीने पहले ये स्टिंग ऑपरेशन रिलीज की गई थी। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इसमें बीजेपी के भी कुछ लीडर शामिल थे और उनकी भी वीडियोज सामने आई थी। तो ये बताना मुश्किल है कि ये स्टिंग ऑपरेशन किसने कराया और इसका क्या मोटिव है। खैर, जो भी हो, स्टिंग ऑपरेशन में जो भी सामने आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन उससे पहले इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की गई। स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्टिंग ऑपरेशन को दबाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि इसमें सिर्फ लीडर्स ही शामिल नहीं थे, एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम एचएमएस मिर्जा है, वो भी इसमें शामिल थे। ये न्यूज जब निकली तो टीएमसी के कैंप में हड़कंप मच गया और बीच बचाव करते हुए टीएमसी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सैमुअल को फॉर्जरी और डिफेमेशन के लिए बुक कर लिया। साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस भी लगाए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सैमुअल के पीछे लगा दिया गया। हालांकि ये सारी चीजें उस वक्त खारिज हो गई जब हाई कोर्ट ने स्टेट के द्वारा लगाया गया सारा का सारा प्रोसीडिंग्स, सारी की सारी इंक्वायरी को स्टे कर दिया। और स्टे करने के बाद 17 मार्च 2017 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस का स्वयं संज्ञान लेते हुए इसे सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया और साथ साथ सीबीआई को यह निर्देश दिया गया कि इस केस में जिन जिन की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। 18 मार्च 2017 को आईपीएस अधिकारी मिर्जा जी के खिलाफ
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टेट ने शुरू कर दी और 16 अप्रैल 2017 को फाइनली सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 12 लीडर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(1)(d) और सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जहां तक मेरी जानकारी है, इस केस में कई गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन चूंकि इस केस में चार्जशीट ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई कोर्ट से जिन जिन को की गिरफ्तारी हुई है उनको बेल दे दी जाएगी, उनको जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइम्स में बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कस्टडी में नहीं ही रखा जाता। आमतौर पे ये देखा गया है कि फाइनेंशियल क्राइम्स में कस्टडी में तभी तक रखा जाता है जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होती। चार्जशीट फाइल होने के बाद जमानत पे रिहा करने का प्रावधान है। इसीलिए मुझे लगता है कि सीबीआई कोर्ट फिलहाल जो भी लोग अरेस्ट किए गए हैं इस केस में, इस केस के कनेक्शन में जिन लीडर्स को भी या जिन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, उनको फिलहाल तो जमानत दे दी जाएगी। हालांकि ये बात और है कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी लीडर जो इस केस में इन्वॉल्व था, अगर जो चार्जेस उस पर लगाए गए हैं उन चार्जेस में अगर वो कन्विक्ट पाया जाता है या दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 3 से 5 साल की सजा होगी। क्योंकि जो भी धाराएं यहां दी गई हैं दोस्तों, सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(1)(d), सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन सारी धाराओं के तहत कम से कम 5 से 7 साल की सजा मुहैया कराई जाती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब दस्तावेज और सबूत कितने पुख्ते हैं और कितने पक्के हैं, ये तो अदालत में ही पता चलेगा और ये तो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। हालांकि मुझे जो इस केस के खुलासे होने का समय है उस पे थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि ये केस पिछले 3 सालों से बिल्कुल शांत पड़ा था और अब जब वापस से टीएमसी की सरकार बंगाल में आ चुकी है तो ये केस वापस से खुल चुका है। इस केस का पहले 2016 असेंबली के पहले आना और फिर अभी 2021 असेंबली के बाद इसमें गिरफ्तारी होना और चार्जशीट फाइल होना, इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस आपको क्या लगता है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।